बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग व्यूअर्स। प्रोग्राम द लॉ शो के साथ ज़ाकिर ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर है। हमारा ये 2019 का ये पहला प्रोग्राम है। 2-3 हफ्ते मैं नहीं था, जिसकी वजह से प्रोग्राम नहीं हुआ था। 2019 का ये हमारा पहला प्रोग्राम है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों का छुट्टियाँ भी अच्छी गुजरी होंगी और मैं दुआ करता हूँ कि सारों के लिए ये जो साल है ये अच्छा आए और पीसफुल रहे हम सब के लिए। जहाँ तक प्रोग्राम का ताल्लुक़ है, आपको अच्छी तरह मालूम है ये हमारा लाइव इंटरेक्टिव प्रोग्राम होता है। इसमें आपको किसी किस्म का कोई भी कानूनी मसला है तो आप इस प्रोग्राम में कॉल करके मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। जब आप कॉल करते हैं, आपकी कॉल थ्रू होती है, तो बराए मेहरबानी अपने टीवी का वॉल्यूम ज़रूर बंद कर दिया करें ताकि बग़ैर किसी डिले के आपकी मुझसे बात हो सके। सवाल अपना मुख्तसर और एक तक महदूद रखें बराए मेहरबानी, ताकि जो लोग हमें कॉल करते हैं उन सारों से हम बात कर सकें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह कि जब आपकी इस प्रोग्राम में मुझसे बात हो जाती है तो उसके बाद भी मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बेहतर होता है किसी भी वकील के पास जाके अपना केस ज़रूर डिटेल में डिस्कस कर लिया करें कोई भी अगला स्टेप उठाने से पहले, क्योंकि मुझे वक्त इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मैं बहुत डिटेल में आपसे आपके जो कानूनी मसाइल हैं इस प्रोग्राम में डिस्कस कर सकूं। अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहें तो मेरा ईमेल एड्रेस भी प्रोग्राम में जब हम ब्रेक पे जाते हैं उस वक्त और प्रोग्राम के आखिर में स्क्रीन पे आता है। इस ईमेल एड्रेस पे आप मुझसे प्रोग्राम के बाद भी रब्ता कर सकते हैं। तो नाज़रीन, स्क्रीन पे हमारा नंबर आ रहा है स्टूडियो का, इसी नंबर पे कॉल करके आप मुझसे इस प्रोग्राम में बात कर सकते हैं। किसी किस्म का आपका इमिग्रेशन का मसला है या कोई और कानूनी मसला है तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको सही तरीके से गाइड कर सकूं। जब तक हम कॉल्स लेते हैं मैं कुछ चीज़ें डिस्कस कर लूं। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये ब्रेक्सिट के हवाले से आज बहुत इम्पॉर्टेंट वोट है पार्लियामेंट में। जिस तरह अभी हम बात कर रहे हैं तो आज शायद वोट हो तो ये जो 1-2 महीने हैं ये बड़े बड़े क्रूशल हैं ब्रेक्सिट के हवाले से। अभी कोई पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ब्रेक्सिट होगा नहीं होगा, कब होगा। 29 मार्च का जो है वो टाइम है जिसमें यूके ने निकलना है EU से, लेकिन अभी तक हालात क्लियर नहीं हैं। तो इंशाल्लाह ये अगले चंद हफ्तों में क्लियर होंगे तो मैं ज़रूर इस प्रोग्राम में जो हमारे EU जो नेशनल्स हैं उनके डिपेंडेंट्स हैं और ट्रीटी राइट्स के हवाले से मैं ज़रूर जब भी पोजीशन क्लियर होती है तो मैं ज़रूर बताऊंगा। उसके अलावा अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पिछले चंद प्रोग्राम में मैंने जिक्र किया था IHS के हवाले से, NHS फ़ीस के हवाले से, जो कि अब बढ़ गई है। अब तकरीबन 400 पाउंड साल की हो गई है, यानी कि 400 पाउंड्स पर एनम। पहले 200 पाउंड्स साल की होती थी एक बंदे की। और अब जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है, ज़्यादातर जो इन कंट्री एप्लीकेशंस जो हम करते हैं, FLR, FP और मुख्तलिफ एप्लीकेशन, FLR M, स्पाउस वीज़ा की, ये सारी एक्सटेंशंस वगैरह ये अब ऑनलाइन हो गई हैं। अगर आपको इससे वास्ता पड़ा है या आपके वकील के थ्रू आपने एप्लीकेशन की है तो अब ज़्यादातर एप्लीकेशंस ऑनलाइन हो रही हैं। आपने उनको ऑनलाइन ही एप्लीकेशन होती है, पेमेंट होती है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं और आप बायोमेट्रिक्स जाके फिर देते हैं और सारा कुछ डिसाइड होता है। तो काफ़ी तब्दीलियाँ आई हैं कानून के हवाले से भी, इमिग्रेशन कवानीन के हवाले से भी, ब्रेक्सिट के हवाले से भी। अगर कोई अपडेट आती है तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगा। साल का ये चूँकि शुरू है, पहला प्रोग्राम है, काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी बातें करने की है, लेकिन मुझे बताया जा रहा है कि कॉल्स कुछ वेट कर रही हैं, तो हम पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? जी मैं इमरान बात कर रहा हूँ। जी इमरान साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? हाँ साहब, मेरी ना अपील अलाउ हुई थी 2017 में ट्वाइक पे, स्टूडेंट वीज़े पे ना। जी जी। तो होम ऑफिस ने अपर ट्रिब्यूनल चला गया था। तो जब मेरी डेट थी ना, हेयरिंग डेट, तो होम ऑफिस ने उससे मुझे कहा था कि आप इसको दोबारा हेयरिंग करवा लो, उसके बदले हम आप अपनी आर्टिकल 8 की भी ग्राउंड बीच में ऐड कर दो, ह्यूमन राइट्स की। जी जी। और हम ये एक्सेप्ट करें कि आपकी 3C कंटिन्यू है। जी जी। तो मैंने कहा ठीक है, आप हेयरिंग दोबारा करवा लें। जी जी। अभी रिसेंटली मेरी फिर अगेन हेयरिंग हुई है, तो मुझे अपील अलाउ हो गई है और आर्टिकल 8 की, ह्यूमन राइट्स की भी अपील अलाउ हो गई है। मतलब आपके हक में फैसला हो गया? जी जी जी, आपके हक में फैसला हो गया ना? जी जी। हाँ जी, मेरे हक में फैसला आ गया। अब मेरे 2 बच्चे यहाँ पे, एक 3 साल का, एक 1 साल का है।
जी तो जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अब मुझे ये वीज़ा 2.5 साल वाला देंगे आर्टिकल 8 पे, ह्यूमन राइट्स पे वीज़ा क्या? देखिए, अगर आर्टिकल 8 पे आपको उन्होंने वीज़ा दिया है तो ह्यूमन राइट्स पे। जी ह्यूमन राइट्स पे तो वो 2.5 साल का वीज़ा ही होगा, प्राइवेट एंड फैमिली लाइफ की बेसिस पे। अगर जैसा कि आप बता रहे हैं आर्टिकल 8 की बेसिस पे उन्होंने आपको दिया है तो वो 2.5 साल का वीज़ा होगा। कंटिन्यू है तो क्या मैं 10 साल बाद इंडेफिनिट अप्लाई कर सकता हूँ इस अ, आर्टिकल 8 के वीज़े के बाद? अब देखना ये है, इसमें देखने वाली चीज़ ये है कि आपका, अगर आप बता रहे हैं कि 3C लीव कंटिन्यू हुई है, अगर आप थ्रू आउट लीगल रहे हैं तो जब आपको 10 साल हो जाते हैं तो फिर आप इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप थ्रू आउट लीगल रहे हैं इस सारे प्रोसेस में। ठीक है इमरान साहब, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बोल रही हो, क्या सवाल है आपका? जी, मैं मिसेस खान बात कर रही हूँ। मुझे जी अपने नेफ्यू के बारे में आपसे बात करनी थी। जी जी एक्चुअली मेरा नेफ्यू यहाँ 2010 में आया था। जी जी देन वो उसने अब एक ब्रिटिश लड़की से शादी की है और उनका एक बेबी भी हो गया है। तो वो अपने बेबी के बेस पे केस डालना चाहते हैं और लड़के के पास कोई स्टेटस नहीं है। तो जी। क्या केस किस तरह से हो सकता है? देखिए उनका अगर बेबी हुआ है तो ऑब्वियसली बच्चा ब्रिटिश है, उस बेसिस पे ज़रूर वो केस कर सकता है और अच्छा मजबूत केस है बेबी के बेसिस पे। बच्चा चूंकि ब्रिटिश है, उनकी वाइफ पार्टनर वो भी ब्रिटिश हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चा जो है अब हो गया है वो ब्रिटिश है, तो उस पर एक अच्छा मजबूत केस बनता है। तो बिल्कुल उनको चाहिए कि वो केस करें यहाँ पे। जी, मैं उम्मीद करता हूँ मिसेस खान कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आप अपने नेफ्यू को बिल्कुल कह सकती हैं कि उनको डिले नहीं करना चाहिए, चूँकि अब उनका बेबी भी हो गया है, बच्चा ब्रिटिश है, तो उस बेसिस पे ज़रूर वो केस कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम जाकिर भाई। वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? जी जाकिर भाई, जी मैं हसन बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये था जी कि जब आपको असालम बेस पे 5 साल की ह्यूमैनिटी प्रोटेक्शन मिलती है, जी जी ठीक है, तो उस पे आपको जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट मिलते हैं, पता नहीं सर्टिफिकेट ट्रैवल होता है, तो वो सब वैलिड होता है? आप किसी भी कंट्री में उस पर ट्रैवल कर सकते हो? जी बिल्कुल। आप वो जिस तरह पासपोर्ट है उस तरह आप किसी भी कंट्री पे ट्रैवल कर सकते हैं, सवाए उस कंट्री की जो आपकी कंट्री ऑफ ओरिजिन है, जहाँ से आपने असाइलम लिया हुआ है। फॉर एग्जांपल, अगर आप, मेरे ख्याल में कॉल ड्रॉप हो गई है, लेकिन अगर आप एसेंस आप कॉल जो आप सुन रहे हैं टीवी पे, तो आप ट्रैवल कर सकते हैं। जहाँ पे वीज़े की ज़रूरत है वहाँ पे वीज़ा लेना पड़ेगा, लेकिन आप अपने मुल्क नहीं जा सकते जहाँ से आपने असाइलम के लिए अप्लाई किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। एहसन साहब बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बोल रही हो, क्या सवाल है आपका? जी मैं आयशा बात कर रही हूँ बर्मिंघम से। जी प्लीज आप मुझे ये बता दीजिए, और मैं आपको सिर्फ फोन पे ही सुन सकती हूँ। जी। मैंने अपने हस्बैंड को स्पाउस वीजे पे बुलाया था, तो अभी अगस्त में उनका वीजा एंड हो रहा है। ठीक है, आपको ये बताना है कि वो इस कंट्री में नहीं ठहरे, मतलब जितना उनको यहाँ पे रहना चाहिए था। तो पाकिस्तान में 5 महीने रहे, 2 महीने इधर, अब करते करते जो है एंड आ गया अगस्त का। तो अभी हमें अगर वीजा करना है तो हम किस बेस पे फिर कर सकते हैं जो है? देखिए, एक तो अब वीज़े के लिए जब आप अप्लाई करते हैं, ऑब्वियसली अगर वो यहाँ पे ज़्यादा नहीं ठहरे तो आपको उनको रीज़न देना होगा ना, रीज़न बताना होगा कि क्यों, क्या वजूहात थी कि जिसकी वजह से आप यहाँ पे नहीं ठहरे और ज़्यादा पाकिस्तान में ठहरे हैं। और दूसरा ये यहाँ पे काम किया उन्होंने, मतलब जो एक होती है उनकी रिक्वायरमेंट के यहाँ के काम करना है, वो भी नहीं किया। और पाकिस्तान जो है वो अपनी लिमिट से ज्यादा ठहरे हैं, वो इधर जी, आते हैं लेकिन तो ये देखें, मैं जी मैं वही कह रहा हूँ कि अगर उनका कोई वैलिड रीज़न है जिसकी वजह से उनको ज़्यादा इनिशियली पाकिस्तान में ठहरना पड़ा है और अब जो है वो यहीं पे ठहरेंगे, तो फिर वो एप्लीकेशन वो कर सकते हैं कि जी जो भी उनका वैलिड रीज़न है वो दे के कि जिसकी वजह से मुझे अपना पाकिस्तान में ज़्यादा टाइम गुजारना पड़ा है, लेकिन इस दौरान मेरी जो मैरिज थी, मेरी जो वो शादी थी, वो सबसिस्टिंग थी, कायम दायम थी, लेकिन काम की वजह से या जो भी उनकी वजह थी उसकी वजह से मुझे यहाँ से बाहर ठहरना पड़ा। अब मैं यहाँ पे रहूँगा मुस्तकिल तरीके पे, तो मोस्ट प्रॉब्ली अगर सही तरीके से एप्लीकेशन की जाए तो उनको वीज़ा तो मिल जाएगा, लेकिन ये ज़रूर पॉसिबिलिटी है कि होम ऑफिस अब उनको बजाय 5 इयर्स रूट पे अब उनको 10 इयर्स रूट पे डाल दें। यानी कि पहले वो 5 साल बाद इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर सकते थे स्पाउस वीज़ा, अब अगर वो उनको एक्सटेंशन दें तो वो 10 साल की कैटेगरी में उनको डाल दें।
लेकिन अगेन ये मैं आपको बड़ी जनरल सी एडवाइस दे रहा हूँ, बेहतर है कि उनको बोलें किसी वकील के पास जाके वो डिटेल में इसको डिस्कस कर लें। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बोल रहे हैं? सर जी मैं इफ्तिखार का बोलना। इफ्तिखार साहब जी बोलिए, क्या सवाल है आपका? दो क्वेश्चन है। एक तो मेरे को इंडेफिनेट 2 बच्चे मेरे ब्रिटिश ने ਤੇ ਮੈਨੂੰ यूरोप ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ स्पेन या इटली ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ वीज़ा चाहिए तो ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਤੇ दूसरा मेरा एक इटली ਦਾ फ्रेंड है वो ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਪਾਕਿस्तान ने तो ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ बुलाने वास्ते क्या चाहिए? देखें, जहाँ तक आपका ताल्लुक है ना इफ्तिखार साहब, आपके पास इंडेफिनेट है। अगर आपने यूरोप में किधर जाना है तो आपने उस मुल्क का वीज़ा लेना होगा, ठीक है। और उस मुल्क के वीज़े के लिए जिस मुल्क की जिस तरह कोई रिक्वायरमेंट है, अगर आप किसी मुल्क में जाते हैं विज़िट वीज़े के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपको शो करना पड़ता है कि जी आपके पास पैसे हैं और आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं। यही ज़्यादातर मेन रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो आपको वीज़ा लेना पड़ेगा। अब और हर मुल्क की जनरली अलग रिक्वायरमेंट हैं। अक्सर मुल्क जो हैं, जिस तरह मेरे ख्याल में स्विट्ज़रलैंड हो गया फॉर एग्ज़ाम्पल, वहाँ पे अगर आपके पास यहाँ पे अगर आपके पास इंडेफिनेट है तो वहाँ के वीज़े लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अक्सर मुल्क ये अलाउ करते हैं कि जो यहाँ पे इंडेफिनेट पे रह रहे हैं, यूरोपियन मुल्कों की बात कर रहा हूँ, तो उन मुल्कों का आपका वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन फ्रांस, जर्मनी वगैरह यहाँ पे जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है आपको वीज़ा लेना पड़ता है अगर आपके पास इंडेफिनेट है। जहाँ तक आपके इटालियन दोस्त का ताल्लुक है, अगर वो यहाँ पे हैं और वो यहाँ पे काम कर रहे हैं, चूँकि वो यूरोपियन नेशनल हैं, अगर वो यहाँ पे काम कर रहे हैं तो वो अपने बच्चों को जो कि पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में हैं, उधर से बुला सकते हैं, एज़ लॉन्ग एज़ वो ये शो कर सकें आपके दोस्त कि वो उनको मेंटेन और एकोमोडेट कर सकते हैं, यानी कि उनका ख़र्चा बर्दाश्त कर सकते हैं और उनको यहाँ पे उनके पास घर में रखने की जगह है। तो ये अगर आपके दोस्त शो कर सकते हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं वो, उसमें फिर ऑब्वियसली उनको बैंक स्टेटमेंट्स, अपनी पे स्लिप्स वगैरह, ये सारी काम के डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे। यही मेन रिक्वायरमेंट है। मैं उम्मीद करता हूँ इफ्तिखार साहब कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैंने ये पूछना था कि हमें ना 7 साल की बेस पे 2.5 साल का वीज़ा मिला था, तो वो एक्सटेंशन में के लिए भेजा हुआ है जी। तो 1.5 साल से अभी तक हमें कोई जवाब नहीं आया, वो स्टिल वेट कर रहे हैं। लेकिन मेरी बेटी नेक्स्ट मंथ ना इधर पैदा हुई थी तो वो 10 साल की हो जाएगी, उसके मैंने ब्रिटिश के लिए वो नेशनैलिटी अप्लाई करनी है, तो क्या मैं उसी का पहले 2.5 साल का वेट करूँ, वो आए तो फिर करूँ, या कि मैं कर सकती हूँ? देखें पहले मैं क्विकली बता दूं, आपका जो एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया 1.5 साल का अर्सा बड़ा लंबा अर्सा होता है, आजकल इतना टाइम नहीं लगता। बहरहाल अगर इतना लंबा अर्सा लगा दिया आपको चाहिए, अगर आपके कोई वकील हैं उनको चाहिए कि वो होम ऑफिस से रब्ता करेंगे क्यों इतना टाइम लग रहा है। जो आपका सवाल था बेटी से मुतल्लिक, तो चूँकि वो यहाँ पे पैदा हुई है और उसको अब 10 साल यहाँ पे वो 10 साल की हो गई है, आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं कि वो जो एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया पहले उसका जवाब आए, क्योंकि इस जो बच्ची की रजिस्ट्रेशन का ताल्लुक है उसका आपके एक्सटेंशन से ताल्लुक नहीं। वो बच्ची अपने बेसिस पे अप्लाई कर सकती है कि जी मैं चूँकि यहाँ पे पैदा हुई हूँ, मुझे 10 साल यहाँ पे गुजार दिए, तो उसको उस बेसिस पे यहाँ पे नेशनैलिटी मिल जाएगी, आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? मैं जी नाजिर बात कर रहा हूँ सर, लंदन से। तो क्वेश्चन ये पूछना था जी कि नेचुरलाइजेशन के लिए आजकल कौन सी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए और कितना देर लगती है? देखिए, नेचुरलाइजेशन के लिए तो मेनली आपको अपना पासपोर्ट, आपने उसमें ये प्रूव करना है कि आप यहाँ पे जो है अगर 5 साल की बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं तो 5 साल में एक सर्टन टाइम यहाँ यूके से बाहर आपने नहीं गुजारा। 5 साल में टोटल 15 महीने हैं, लास्ट 1 ईयर में 3 महीने हैं। उसके अलावा आपके लाइफ इन द यूके, आपका इंग्लिश का रिक्वायरमेंट है B1 की। तो ये मेनली चीज़ें, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस कि आप यहाँ पे पिछले 5 साल से मिनिमम रह रहे हैं और उसमें एक सर्टन टाइम यानी कि 15 महीने से ज़्यादा आपने यूके से बाहर नहीं गुजारा, और लास्ट 1 ईयर में 3 महीने से ज़्यादा आपका नहीं था यहाँ से बाहर। और उसके अलावा इंग्लिश और लाइफ इन द यूके टेस्ट। आप अगर काम कर रहे हैं तो आप P60s वगैरह वो भी साथ लगा सकते हैं हर साल के। मैं उम्मीद करता हूँ नादिर साहब आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अगर आप मेरा ईमेल एड्रेस नोट करना चाहें तो इस वक्त स्क्रीन पे आ रहा है। इस ईमेल एड्रेस पे आप मुझसे प्रोग्राम के बाद भी किसी वक्त भी रब्ता कर सकते हैं।
और कुछ भी आपने पूछना हो या आपने मुझसे मुलाकात करनी हो तो इस ईमेल एड्रेस पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मुझे बताया जा रहा है कि अब एक ब्रेक का टाइम हो गया है, तो एक ब्रेक पे हम जाते हैं। आप किधर जाइएगा नहीं, मैं थोड़ी देर में दोबारा हाजिर होता हूँ। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं द लॉ शो और मैं हूँ जाकिर खान। हम ब्रेक से पहले कॉल्स दे रहे थे और उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो, सत श्री अकाल जी। जी सत श्री अकाल जी, कौन सा बोल रहे हैं? मेरा नाम अमित है और मैं कैंट से बात कर रहा हूँ। जी जी। मेरे एक्चुअली आपसे दो सवाल है। पहला सवाल यह है कि और मेरी वाइफ 2010 में यहाँ यूके में आए थे। जी जी। स्टूडेंट वीज़ा पे। जी जी। और मैं डिपेंडेंट था और उन्होंने हमारा 2012 में वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया। जब हमने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया, हमने अपील की, अपील विन हो गए। उन्होंने अपर ट्रिब्यूनल में वो हमारे खिलाफ गए और वहाँ से उन्होंने विदड्रॉ कर लिया। फिर उन्होंने अगेन हमें रिफ्यूज करके भेज दिया। हमने फिर अपील की, अभी हम अपील फिर विन हो गए हैं। और जनवरी की अभी हमारी बेटी जो है 7 ईयर की हो गई है। जी जी। और हमें अभी उन्होंने कोई 60 डेज का टाइम नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। क्या हम अभी अपनी बेटी के बेस पर नेक्स्ट डे सर्विस में अप्लाई कर सकते हैं? देखें, आपने तो अभी अपील आप जीत गए ना, आप अपील जीत गए हैं तो आपको तो वैसे ही वो वीज़ा इशू करेंगे अब। लेकिन अभी नियरली 4 मंथ हो गए, उनका कोई आंसर नहीं आया। आपको चाहिए कि उसको फॉलो अप करें, क्योंकि देखें आप नई एप्लीकेशन करेंगे ना, उसके लिए आप पैसे तो दे देंगे, लेकिन चूंकि आपकी एक ऑलरेडी चल रही है तो ये पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि मज़ीद डिले हो जाए नई एप्लीकेशन भी। तो आपको चाहिए कि चूंकि ऑलरेडी वो डिसीजन हो गया है, अपील आपके हक में डिसाइड हो गई है, आप उसका वेट करें। और फिर उसके बाद जब आपको वीज़ा मिल जाता है फिर आपने जो करना है उस हिसाब से कीजिएगा। लेकिन अभी मेरे ख्याल में अगर आप करेंगे तो वो मज़ीद कॉम्प्लिकेट कर जाएगी चीज़ों को। ओके, दूसरा सवाल मेरा ये है कि अगर हम अपनी बेटी के बेस पे अगर हम 7 ईयर के लिए अप्लाई करते हैं तो जो हमारा लास्ट टाइम है वो लीगली काउंट होगा? आप अगर थ्रू आउट आपका अपील पे चलता रहा है सिलसिला तो आपकी ब्रेक नहीं हुई, आप अपील पे चलता रहा है तो बिल्कुल लीगल वो काउंट होगा। ओके, वो हमें 10 ईयर रूट पे नहीं डालेंगे? देखिए, मुझे आपके केस की नोयत का नहीं पता, मैं कुछ नहीं कह सकता कि वो केस क्या आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं कोर्ट में, क्या नहीं हुए हैं। मैंने अपने सभी दोस्त बता रहे थे कि अगर आप 7 ईयर के लिए अप्लाई करते हैं, आपका कुछ भी बैकग्राउंड हो, लेकिन आपको वो 10 ईयर रूट पे डाल देते हैं। जी जी। तो ये मैंने कंफर्म कर, बिल्कुल वो 7 ईयर्स की बेसिस पे आप जब जाएंगे तो आपको 10 ईयर्स की रूट पे डालेंगे। लेकिन देखें, अगर आपको पिछले 7 साल आपको लीगल हो गए हैं, अगर आपको 3 साल और निकल जाते हैं तो लीगल तरीके से, तो आप 10 साल बाद वैसे भी इंडेफिनेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बोल रही हूँ, क्या सवाल है आपका? मैं मिसेस खान बात कर रही हूँ। मेरी अभी आपसे बात हुई थी, मेरी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी। जी जी। मैं अपने नेफ्यू के बारे में आपसे पूछ रही थी। जी जी। तो मुझे ये पूछना था, वो अपने बेबी के बेस पे अगर केस डालते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उनके रिक्वायर्ड होंगे? अगर बेबी के, आप अपने नेफ्यू के बारे में आपने पूछा था ना? जी। देखिए, बेबी के बेसिस पे अगर केस डालते हैं तो ऑब्वियसली उनकी वाइफ, पार्टनर, उनसे जितने अरसे से उनका रिलेशनशिप है, प्रूफ के इकट्ठा जब से वो लोग रह रहे हैं, और उसके बाद बेबी के बर्थ सर्टिफिकेट, यही चीज़ें हैं। उनकी वाइफ का पासपोर्ट, अगर वो काम कर रही हैं उसके डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी चीज़ें लगेंगी। हेलो हेलो जी जी। हेलो जी 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 जी, आपकी कॉल थ्रू हो चुकी है जी, बात करें। कौन सा बोल रहे हैं, क्या सवाल है आपका? जी जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जी हेलो, आप अपने टीवी का वॉल्यूम प्लीज बंद कर दें, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें तो ज़्यादा आराम से बात हो सकेगी। हेलो जी जी, मैं मास्टर्स के लिए यहाँ पे आया हूँ। मैं कंफर्म ये करना था कि आफ्टर मास्टर्स यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? देखिए, आपसे आफ्टर मास्टर्स जो है हर एक की अपनी फील्ड है, और ऑब्वियसली अगर आपको यहाँ पे अगर आपने मज़ीद पढ़ना है तो फिर अपनी फील्ड में तो PhD कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई जॉब मिलती है, एम्प्लॉयर कोई जो कि आपको Tier 2 पे स्पॉन्सर कर सकें,
तो वो हो सकता है। ये तो हर एक की अपनी जिसको हम आम लफ्ज़ में वर्क परमिट कहते हैं, अगर आपकी फील्ड ऐसी है जी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? मैं फारूक अर्ज कर रहा हूँ। मेरा अपने छोटा सा एक सवाल था जी, बोलिए। मैं ब्रिटिश हूँ। मेरी वाइफ को मैंने स्पाउस वीजे पे बुलाया था। उनके 5 साल कंप्लीट हो गए और उनका इंडेफिनिट लग गया। अगर मुझे अब उनकी नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई करना है, लेकिन वो 15 मंथ से ज्यादा पाकिस्तान में बाहर रही। उसका रीजन ये था कि बेटे का पासपोर्ट बनने में तकरीबन हमें 18 महीने लग गए थे, जिसकी वजह से वो आ नहीं सकी यहाँ पे। तो मुझे पूछना था कि हम रीजन लगा के उनको अप्लाई कर सकते हैं इंडेफिनिट के लिए, या देखें हमें इंतजार करना पड़ेगा? थोड़ा सा प्लीज बताइएगा। देखें, आप रीज़न लगा के भिजवा तो सकते हैं, लेकिन फिर केस वर्कर की डिस्क्रेशन होती है कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। फिर उनकी डिस्क्रेशन की बात आ जाती है ना। कानूनी तौर पे आपकी वाइफ को 9 महीने शो करने हैं कि वो 9 महीने से ज़्यादा, क्योंकि जो स्पाउस वीज़ा जिनको मिलता है उनके लिए रिक्वायरमेंट थोड़ी सी मुख्तलिफ है। वो लास्ट 3 इयर्स की बेसिस पे जो है उनको शो करना होता है कि लास्ट 3 इयर्स में 9 महीने से ज़्यादा वो मुल्क से बाहर नहीं रही। अगर लास्ट 3 साल के लिए 5 इयर्स नहीं चेक करना, क्योंकि 5 इयर्स जो है वो डिफरेंट रूट है। 5 इयर्स जो है वो जो और मुख्तलिफ कैटेगरीज में लोग आते हैं उनके लिए। अगर स्पाउस वीज़े के लिए जो जनरल रिक्वायरमेंट है वो ये है, स्पाउस वीज़े की बेसिस पे जो नेशनलिटी के लिए अप्लाई करते हैं, कि वो लास्ट 3 इयर्स में 9 मंथ से ज़्यादा बाहर ना रहे हों, और लास्ट वन ईयर में 3 महीने से ज़्यादा, इन टोटल 9 मंथ से ज़्यादा 3 सालों में ना रहे हों। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया फारूक साहब। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बोल रहे हो? क्या सवाल है आपका? जाकिर साहब, मेरा सवाल ये है आपके कि मैंने बच्चे की बेस पर 15 नवंबर को अपने हस्बैंड का वीज़ा अप्लाई किया था, तो 1 डे सर्विस यूज़ की थी। तो अब उन्होंने उसी वक्त एतराज़ लगाया था कि कोई होम ऑफिस की पिछली फीस रहती है वो पे करो। वो हमने पे कर दी। 1 हफ्ते के बाद फिर उन्होंने कहा कि एक और फीस रहती है वो भी पे करो। वो भी हमने पे कर दी है। अब कहते हैं कि जो है ना आपकी फाइल पर गौर किया जा रहा है, तो अभी तक जवाब नहीं आया। हमने 1 डे सर्विस यूज़ की थी, तकरीबन अब 2 महीने हो गए। आज जनवरी की 15 तारीख को 2 महीने हो गए। तो हमने 1 डे सर्विस भी यूज़ की थी, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आया। और मेरा दूसरा सवाल ये था कि पिछले ट्यूसडे को आपका प्रोग्राम क्यों नहीं लगा? मैं काफ़ी देर वेट करती रही कि आपसे बात करूं। जी देखें, पहले तो आपका शुक्रिया कि आप वेट करती रही हैं, प्रोग्राम देखती हैं। पिछले ट्यूसडे को प्रोग्राम, इस पे 2-3 हफ्ते से मेरा प्रोग्राम नहीं, मैं यहाँ पे नहीं था, यूके में नहीं था, तो इस वजह से मेरा प्रोग्राम नहीं हुआ था। जहाँ तक आपका ये सवाल है ना कि 1 डे का, देखें जब कोई 1 डे सर्विस के लिए जाता है तो उसका मतलब ये नहीं होता, ज़रूरी नहीं है कि होम ऑफिस उसी दिन डिसीजन दे देगा। जो स्ट्रेट फॉरवर्ड केसेस होते हैं तो उनमें आम तौर पे उसी दिन डिसीजन मिल जाता है, लेकिन बाज़ वक़्त इस तरह होता है कि केसेस थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, थोड़ा सा उनको केसेस को रिव्यू करना होता है, इन्वेस्टिगेशंस करनी होती हैं, तो टाइम लग जाया करता है। मुझे आपके केस की नोयत को तो नहीं मालूम, लेकिन इसलिए बेहतर होता है कि जब कोई 1 डे सर्विस के लिए जाए तो अगर आप किसी वकील को दिखा दें कि आया हमें 1 डे सर्विस पे जाना भी चाहिए कि नहीं, क्या चांस हैं, तो वो बेहतर होता है। अब चूँकि बहरहाल आपने एप्लीकेशन कर दी है 1 डे पे, तो इसका एक तरीका ये है कि आप जो है, अगर आपके कोई वकील हैं तो उनके ज़रिए होम ऑफिस से रब्ता करें कि जी हमने 1 डे सर्विस की फ़ीस दी है आपको, और आपने पहले ये 1-2 ऑब्जेक्शन लगाए जो कि फ़ीसों के थे, जो कि हमने पे कर दिए, तो बराह मेहरबानी आपने चूँकि 1 डे सर्विस की हमसे फ़ीस ली है, आप उसको जल्द डिसाइड करें। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर वो लेट करते हैं तो शायद आपको 1 डे सर्विस के लिए जो एक्स्ट्रा होम ऑफिस ने चार्ज किया है वो आपको वापस कर दें। तो बेहतर है कि आप, अगर आपके कोई वकील हैं तो उनसे रब्ता करके होम ऑफिस से रब्ता करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? जाकिर साहब, मैं अब्दुल जब्बार बात कर रहा हूँ जी। मेरे 2 छोटे छोटे क्वेश्चन है सर जी। मुझे जो है ना डिस्क्रिशनरी लीव के बेस पर 3 साल की बेस पर ना 2016 में ILR मिला था जी। तो मुझे पता नहीं था, मैंने लाइफ इन यूके उस वक्त कर लिया था। तो जब मुझे नेशनलिटी 2020 में अप्लाई करूंगा तो मुझे 6 साल हो जाएंगे। तो पूछना ये था सर कि मुझे लाइफ इन यूके दोबारा करना पड़ेगा या फिर नहीं? लाइफ इन द यूके की कोई वैलिडिटी नहीं होती। जी।
दूसरा सवाल सर ये है कि मैं लास्ट 3 ईयर में आज 2 हफ्ते के लिए, 1 हफ्ते के लिए और 1 महीने के लिए 2-3 दफा मुल्क से बाहर गया। मैं जब भी वापस आता हूँ तो मुझे इमिग्रेशन वाले एयरपोर्ट पर रोक लेते हैं और मुझसे क्वेश्चन करते हैं, हालांकि मेरे पास इंडेफिनेट है। जी देखें, वो होता है, आप अकेले नहीं हैं, काफ़ी लोग इस नाम से पूछते हैं। एक्चुअली होता ही है कि अगर आपकी पहले हिस्ट्री ऐसी रही हो कि आपने किसी किस्म की इमिग्रेशन कंडीशंस ब्रीच की हों, तो बाज़ वक़्त होता है कि जब आप जाते हैं मुल्क छोड़ के और फिर वापस आते हैं तो इमिग्रेशन उनके रिकॉर्ड में आ रहा होता है कि उन्होंने पहले इमिग्रेशन कंडीशंस ब्रीच की हैं, तो वो अपनी तरफ से जो भी इंक्वायरी उन्होंने करनी होती है वो करते हैं। तो आम तौर पे ये अगर किसी के साथ हो तो 1-2 मरतबा होता है, 3 मरतबा होता है, उसके बाद उनके सिस्टम में आ जाता है और फिर मामलात ठीक हो जाते हैं। तो होपफुली अब आपके साथ आप बता रहे हैं कि चंद मरतबा हो चुका है, इंशाल्लाह आप दोबारा जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। लेकिन चूँकि आपका पुराना रिकॉर्ड शायद ख़राब रहा हो तो उस वजह से उनके सिस्टम में आ रहा होता है। उम्मीद करता हूँ जब्बार साहब, अब्दुल जब्बार साहब, कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बोल रहे हैं? मेरा नाम उमर है। मुझे एक पूछना था। जी। मेरे पास IL आ रहा है, इंडेफिनेट है, और मेरी वाइफ के पास स्पाउस वीज़ा है। जी जी। तो उनके जो 10 साल हैं वो नेक्स्ट ईयर में पूरे हो जाएंगे, तो क्या वो 10 साल की बेस के ऊपर अप्लाई कर सकती हैं? बिल्कुल, अगर उनको यहाँ पे 10 साल, अभी उनके पास स्पाउस वीज़ा है, लेकिन अगर उनको इन द मीन टाइम लीगल तरीके से रहते हुए यहाँ पे 10 साल हो जाते हैं तो फिर उनको स्पाउस वीज़ा की एक्सटेंशन या उस बेसिस पे अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। वो पहले अगर 10 साल उनके पूरे हो जाते हैं तो वो उस बेसिस पे इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया उमर साहब। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रहे हैं? जी, मैं लंदन से बात कर रहा हूँ, मतलूब। तो मैंने एक छोटा सा सवाल है मेरे बच्चे के लिए। मेरे पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है। जी जी। मेरा बच्चा इधर पैदा हुआ है, क्या वो ऑटोमेटिकली ब्रिटिश सिटीजन, उसके लिए मैं पासपोर्ट अप्लाई कर सकता हूँ स्टेट पे, और कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? जब आपका बच्चा जब पैदा हुआ उस वक्त आप ब्रिटिश थे? नहीं, इंडेफिनिटली रिमेन। आपके पास इंडेफिनिट था तो वो बच्चा ऑटोमेटिकली ब्रिटिश ना हुआ, लेकिन आप उसके लिए उसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए एज ब्रिटिश सिटीजन। जब अगर आपके पास ब्रिटिश नेशनैलिटी होती और बच्चा आपका पैदा होता तो फिर बच्चा ऑटोमेटिकली जो है वो ब्रिटिश होता है। लेकिन चूँकि आपके पास इंडेफिनिट है और बच्चा यहाँ पे पैदा हुआ तो उसको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन हो गई है? जी 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 जी। रजिस्ट्रेशन हो गई है उसकी? जी, वो हो गई है। जी जी, हो गई है। उसको बर्थ सर्टिफिकेट मिल गया है? नहीं, बर्थ सर्टिफिकेट वो एक मुख्तलिफ होता है, उसको नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, आसान लफ्ज़ों में। जो चूँकि बच्चा होता है उसको उसकी रजिस्ट्रेशन कहते हैं, उसकी नेचुरलाइजेशन नहीं होती। तो इस हवाले से मैं उसकी रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा था। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो, सत श्री अकाल भाजी। जी सत श्री अकाल जी, कौन सा बोल रहे हैं? मेरा नाम भाजी इंद्रजीत, मैं डरबी तो बोल रहा जी। जी इंद्रजीत साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? सर मेरे 2 सवाल है। एक सवाल सर इतना ना, जिदा मेरी डॉटर ब्रिटिश जिदा स्टेटलेस वे ते पेपर मिले से ना ब्रिटिश पासपोर्ट में डॉटर नु क्या, सॉरी आप दोबारा बोलें क्या हुआ था उनको? स्टेटलेस के बेस पर ना ब्रिटिश पासपोर्ट मिला था ना जी। ठीक है। तो उसका बेनिफिट के बारे में पूछना है। और दूसरा सवाल भाजी ये है ना, जो मुझे भी ना फिर लीव टू रिमेन मिली थी ना जो 30 मंथ की है ना। जी जी। तो मेरा जो ना भाजी पूरा वो है ना जो साइन है उस पे पूरा मैं अपना नाम लिखा है उधर है ना, ठीक है जी। जो मेरा BRP कार्ड है उस पे जस्ट साइन किया है आई सिंह। मैंने इंडिया को जाने कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर साइन आपने मुख्तलिफ किया, आप साइन इंसान का चेंज भी हो सकता है, तो उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन जो आप अपने बच्चे का पूछ रहे थे कि जो उनको स्टेटलेस की बेसिस पे ब्रिटिश पासपोर्ट मिला है, उसके बारे में क्या बेनिफिट का क्या पूछना चाह रहे थे आप? भाजी उसका पूछना से उसको कोई बेनिफिट अलाउंस तो देखें, वो जहाँ तक बेनिफिट की बात है तो मेरे ख्याल में शायद चाइल्ड बेनिफिट के लिए वो एलिजिबल हो, लेकिन उसके लिए आपको बेनिफिट एजेंसी वगैरह से रब्ता करना होगा कि इस तरह बच्चा ब्रिटिश है तो इसको क्या बेनिफिट अलाउ है, वही आपको बताएंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक मरतबा फिर ब्रेक का टाइम हो गया। अगर आप मेरा ईमेल एड्रेस नोट करना चाहें तो इस वक्त स्क्रीन पे आ रहा है। इस ईमेल एड्रेस पे आप मुझसे किसी वक्त भी प्रोग्राम के बाद रब्ता कर सकते हैं।
जैसे कि मैंने कहा एक ब्रेक का टाइम हो गया है, तो एक ब्रेक पे जाते हैं, आप उधर जाइएगा नहीं, थोड़ी देर में दोबारा हाजिर होते हैं। बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं द लॉ शो और मैं हूं जाकिर खान। हमारे प्रोग्राम को ख़त्म होने में थोड़ा सा टाइम रह गया है, इसलिए बगैर कोई वक्त ज़ाय के अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? जाकिर साहब, मैं आसिफ बात कर रहा हूँ न्यू कासल से। जी आसिफ साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? मैंने एक सवाल पूछना है। मैं ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, वो भी ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर है। मेरी वाइफ स्पाउस वीजे पर है, FLR है वीजे पे। जी। और मेरी जो सैलरी है वो 20,000 है। तो मैंने अपनी वाइफ की एक्सटेंशन करनी है। मैं आपसे ये पूछ रहा था कि मैं चाइल्ड टैक्स क्रेडिट भी ले रहा हूँ, जी। तो वो मेरी वाइफ के जो एक्सटेंशन होगी तो उस पर तो कोई इशू नहीं, क्योंकि आप इनकम की रिक्वायरमेंट मीट कर रहे हैं। अगर आपकी वाइफ किसी किस्म की कोई बेनिफिट अपने बेसिस नहीं, वो नहीं ले रही, वो तो मैं ले रहा हूँ। जी। तो एज लॉन्ग एज वो इनकम की रिक्वायरमेंट मीट कर रहे हैं जो कि 18,600 चाहिए, और आप क्योंकि आपके बच्चे ब्रिटिश हैं तो आप वो मीट कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं होना चाहिए। चले, बड़ी मेहरबानी। और एक सवाल और पूछना था सर। जी। कि जो है अभी उसने जो है ना इंग्लिश टेस्ट भी देना है, जो एक्सटेंशन है तो A3 देना है उसने अभी A2 जी। तो वो अगर हमने अक्टूबर में अप्लाई करना है तो उसकी कोई एक्सपायरी तो नहीं है कि हमने जो अप्रैल में बुक कराया है टेस्ट? जी दैट्स फाइन, 6 महीने। जी दैट्स फाइन, इतने जल्दी एक्सपायर नहीं होते। ठीक है, चले, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी। हेलो जी, कौन सा बोल रहे हैं? मैं यहाँ से रशीद बोल रहा हूँ, लंदन से। जी आसिम रशीद। जी हाँ जी आसिम साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये, मुझे इस मुल्क में। जी हाँ जी, आप अपनी टीवी का वॉल्यूम प्लीज बंद कर दें। आसिम साहब टीवी बंद कर दें प्लीज। ठीक है। मैंने ये सवाल करना था कि मैं यहाँ पे 99 में आया था। अच्छा, हेलो जी, आपकी आवाज मुझे आ रही है, आप सवाल करें। हाँ, मैं 99 में आया था इधर फरवरी में। तो मुझे जो है ना, मैं 2010 में यहाँ पे होम ऑफिस में केस डाला था। तो उसके बाद जो है ये मेरे से रिकट्टे करते अभी लास्ट वीक जो है इन्होंने मुझे कोर्ट पे बुलाया था। तो वहाँ पे जाके इन्होंने मुझे क्या, अगले महीने की 7 तारीख को जो है मेरे 20 ईयर पूरे हो जाएंगे। तो मुझे ये डाउट है कि अगर ये मुझे नहीं देते हैं, अभी उन्होंने कहा था हम 2-3 वीक के बाद आपको डिसीजन देंगे आपको। तो अगर ये नहीं देते हैं तो मैं डोर पे जाके 20 ईयर मेरे कंप्लीट हो जाएंगे फरवरी में, तो मैं उधर जाके ले सकता हूँ वीजा? देखिए सेम डे आमतौर पे 20 इयर्स जो एप्लीकेशंस होती हैं वो प्रायोरिटी सर्विस, सेम डे सर्विस आमतौर पे नहीं होती। इसलिए उसकी वजह ये होती है कि जनरली स्पीकिंग आप 20 साल की बेसिस पे एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो उसमें होम ऑफिस ने अपनी जो भी इन्वेस्टिगेशंस वगैरह करनी होती हैं, चेक करने होते हैं कि जी आया आप यहाँ पे 20 साल से रह रहे हैं, नहीं रह रहे, तो वो सेम डे करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो जनरली स्पीकिंग वो सेम डे नहीं होता, लेकिन बहरहाल आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। जी आसिम साहब बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बोल रही हो, क्या सवाल है आपका? हाँ जी, मेरा नाम मतिया है और मैं पूछना चाह रही हूँ कि मैंने अपना स्पाउस एक्सटेंड करवाना है, उसके लिए मुझे इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्स का पता करवाना है कि वो कौन सा मुझे चाहिए होगा? A2 चाहिए आपको? कौन सा? A2। मैंने ESOL एंट्री 3 किया हुआ है, वो होगा इसके लिए या नहीं? नहीं, A2 जो है ना, आपको ट्रिनिटी कॉलेज वगैरह, अगर आप जिधर लैंग्वेज सेंटर जहाँ पे आप गई उनको बोलें A2 मैंने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना है, वो A2 उस पर वो होना चाहिए। तो अगर वो है तो वो यूज़ कर सकती हैं आप। बहुत शुक्रिया मिस। जी ESOL एंट्री 3 नहीं चलेगा? नहीं, ESOL अब वो आमतौर पे एक्सेप्ट नहीं करते। A2 जो है, आप मुझे नहीं पता आपने कौन से सेंटर से किया है, और लेकिन आमतौर पे वो ESOL वो नहीं करते। अगर A2 हो, जिस लैंग्वेज सेंटर में आपने किया, आसान लफ्ज़ों में आप उनके पास उनके पास सारी डिटेल होती है, उनके पास चली जाए, उनको बोले मुझे A2 करना है एक्सटेंशन के लिए, तो वो आपको बता देंगे। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बोल रही हो, क्या सवाल है आपका? जी मैं मिसेस खान बात कर रही हूँ और मेरा क्वेश्चन है कि मैं स्पोर्ट्स वीज़ा अप्लाई करना चाहती हूँ एज ए कैरियर। तो मैं कैरियर के मनी भी ले रही हूँ, यूनिवर्सल कैडेट भी
चाइल्ड बेनिफिट में और पार्ट टाइम जॉब भी कर रही हूँ और इन चारों को मिलाकर मेरी जो टोटल इनकम है मंथली वो 1240 पाउंड है। तो क्या ये इनफ है? देखें, जब आपको एज अ केयरर जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको ये शो करना होता है कि आपकी उसमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है। इस तरह मेरे लिए ज़रा मुश्किल हो जाएगा आपको भी बताना कि इनफ है कि नहीं, लेकिन आमतौर पे जनरली कैलकुलेट करके अगर आप इस नतीजे पे वो पहुंचते हैं कि जी आप अपने हस्बैंड को मेंटेन एकोमोडेट कर सकते हैं तो फिर हो सकता है। लेकिन ये इसका बेहतर तरीका ये, अगर आप चाहें तो मुझे ईमेल कर सकती हैं सारी अपनी डिटेल। मेरा ईमेल एड्रेस अभी प्रोग्राम के आखिर में भी आएगा, आप अपनी ईमेल कर सकती हैं सारी जो आपको इनका वो आ रही है, तो हम आपको फिर बता देंगे कि आप रिक्वायरमेंट पूरी करती हैं या नहीं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, कौन सा बोल रहे हैं और मेरा नाम इशफाक है सर। मैं कोई क्वेश्चन पूछा था, मुझे 2012 अप्रैल में 3 इयर्स की डिस्कशनरी लीव थी। जी जी। फिर उसके बाद मैंने अपने 3 इयर्स की कंप्लीट करके 6 कंप्लीट की, उसके बाद मैंने इंडेफिनेट लीव के लिए अप्लाई किया, वो भी इंडेफिनेट लीव भी मुझे मिल गया था। मेरा इंडेफिनेट लीव जो है इस साल 2019 फरवरी में इनके 1 साल हो जाएगा, तो मैं अपने ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए कब अप्लाई कर सकता हूँ? देखें, ये डिपेंड करता है। 2012 अप्रैल को आपको जो मिला था डिस्क्रिप्शनरी, उससे पहले आपको क्या स्टेटस था? उससे पहले अगर आप ओवर स्टेट थे तो या इलीगल थे तो फिर तो आप अभी नहीं अप्लाई कर सकते। आपने सिंपली जब भी आप अप्लाई करेंगे नेशनलिटी के लिए तो आपने देखना ये होगा कि लास्ट 10 इयर्स में, पिछले 10 साल में आप कभी ओवर स्टेट तो नहीं रहे। अगर आप पिछले 10 साल में ओवर स्टे रहे हैं तो फिर चांस ये है कि आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाए, अनलेस कि आपकी कोई एप्लीकेशन लंबी चल रही हो और फिर केस वर्कर की ऐसी सूरत में डिस्क्रेशन होती है। उम्मीद करता हूँ इशफाक साहब आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? जी मेरा नाम हुसैन है। जी हुसैन, मैं आपका प्रोग्राम हमेशा देखता हूँ। बहुत शुक्रिया। मुझे आपसे क्वेश्चन करना था बहुत अपने मुतालिक। जी बिल्कुल, पूछिए। जी सर, ऐसा है कि मैंने 3225C के अगेंस्ट अपील विन की है लोअर ट्रिब्यूनल से, तो होम ऑफिस ने उसके अगेंस्ट अपील कर दी। जी बिल्कुल ठीक है, जो मैंने अपील विन की। अच्छा, अब ये हुआ है कि उनको परमिशन ग्रांट नहीं हुई लोअर ट्रिब्यूनल से, तो वो डायरेक्ट ही अपर ट्रिब्यूनल में चले गए। जी बिल्कुल। अच्छा, अब सर ये है कि मैंने लोअर ट्रिब्यूनल से अपील की हुई है, तो अब मेरे क्या चांसेस हैं? और मुझे समझ रही है जब नीचे अदालत ने उनको परमिशन भी नहीं दी तो किसी वजह से ही नहीं दी, बड़ी सॉलिड रीजन दी है उन्होंने। देखें, तो बात ये भी तंग कर रहे हैं, ये मुझे कोई समझ नहीं आ रही, तो मैं कहाँ हूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप देखें, प्राइम मेहरबानी में टीवी बंद करता हूँ, ये फोन बंद करता हूँ, आप मुझे बताइए। जी बिल्कुल। जी देखें, जी अल्लाह हाफिज़। जी हुसैन साहब, अगर आप टीवी पे अभी सुन रहे हैं, देखें बात ये एक प्रोसीजर है। आप जब होम ऑफिस ने परमिशन की एप्लीकेशन की फ़र्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल के डिसीजन के ख़िलाफ़, तो पहले उनको फ़र्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल के पास ही जाना पड़ता है। अगर वहाँ पे उनको परमिशन नहीं मिलती अपर ट्रिब्यूनल के लिए, तो फिर वो आप अपर ट्रिब्यूनल जा सकते हैं, तो फिर वो अपर ट्रिब्यूनल चले गए। लेकिन जहाँ तक चांसेस का ताल्लुक है, मुझे नहीं मालूम कि आपके एग्जैक्टली केस की नोयत क्या है, ग्राउंड्स क्या उन्होंने दिए हैं, परमिशन पे क्यों गए हैं, क्या होम ऑफिस कह रहा है कि एरर ऑफ लॉ क्यों है। डिसीजन मैंने पढ़ा नहीं है तो इसलिए कहना ज़रा मुश्किल है। लेकिन अगर फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल ने परमिशन रिफ्यूज़ की है तो मेरे ख्याल में फिर चांस ज़रा कम हो जाता है कि अपर ट्रिब्यूनल जो है वो परमिशन देगा, क्योंकि ऑब्वियसली 2 जगह से रिफ्यूज़ हो गया है। एक तो फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल ने जो ओरिजिनल डिसीजन दिया था, फिर उसके बाद परमिशन की एप्लीकेशन उनकी फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल ने रिफ्यूज़ की है। तो अब अगर अपर ट्रिब्यूनल में गए हैं तो मेरे ख्याल में चांस फिर कम हो जाता है। लेकिन बहरहाल चांस फिर भी होता है, जो अपर ट्रिब्यूनल का जो जज हैं वो सारी सिचुएशन को देखने के बाद अगर वो महसूस करेंगे कि हाँ देयर वाज एन एरर ऑफ लॉ फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल के डिसीजन में ऑन द बेस ऑफ द ग्राउंड जो कि होम ऑफिस ने दिए हैं, तो फिर परमिशन मिल भी सकती है। बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करता हूँ कि परमिशन होम ऑफिस को नहीं मिलेगी और आपका मामला यहाँ पे हो जाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो जी। हेलो जी, ठीक हो? मैं अल्लाह का शुक्र। जी बोले, आपका क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है सर
कि हम साइन पे जाते हैं ऑलरेडी ना, तो लास्ट ईयर हम गए थे सितंबर में, तो उन्होंने नेक्स्ट ईयर मतलब 2019 में जुलाई की उन्होंने हमें डेट दी है। लेकिन हमें लेटर भी आ रहे हैं होम ऑफिस पे, वो मेरे हस्बैंड के नाम पे आ रहे हैं और वो बोल रहे हैं भी अगर आप यहाँ पर कोई रीजन नहीं है रहने का और अगर आप कोई केस डालना चाहते हैं तो डालो, नहीं तो आपको मतलब भेज दिया जाएगा, बेशक आपके बच्चे हैं या नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं आपके बच्चे तो आपको यहाँ रखेंगे, हमने कोई ऐसा केस भी अकेले को भी मतलब पीछे भेज सकते हैं। और इस टाइम मेरा एक बच्चा 4.5 साल का है और दूसरा 2.5 साल का है, तो दोनों मैंने रजिस्टर नहीं करवाए हैं इंडियन एम्बेसी में, तो इसका हमें क्या करना चाहिए? देखें, कुछ डालना चाहिए या नहीं? देखें, आपको चाहिए कि आपकी कोई ना कोई होम ऑफिस में एप्लीकेशन हो, ठीक है। अगर कोई एप्लीकेशन नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकती है। बेहतर होता है कि कोई ना कोई एप्लीकेशन होम ऑफिस में चल रही है, आपके 2 बच्चे हैं, उसकी बेसिस पे उनकी बेसिस पे आपको चाहिए कोई ना कोई एप्लीकेशन करें। बहुत मुश्किल होता है, ये ऐसा नहीं होता कि होम ऑफिस जो है वो माँ बाप को वापस भिजवा दे, बच्चे इधर ही रहें, ऐसा नहीं होता। तो मेरे नहीं ख्याल कि ऐसा कोई ख़तरे वाली बात है इस हवाले से है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये मशवरा दूँगा, आपके लिए अपने लिए अच्छा है कि किसी ख़तरे से बचने के लिए कि आप कि अगर कोई एप्लीकेशन नहीं है होम ऑफिस में तो आप जाएं, किसी वकील के पास जाएं, अपनी सिचुएशन बताएं, और आपके 2 बच्चे भी हैं और तो ज़रूर आपकी कोई ना कोई एप्लीकेशन बच्चों की बेसिस पे एटलीस्ट हो सकती है, तो आपको चाहिए कि ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? जी, हुसैन बात कर रहा सर। ये पूछना था सर कि मैं जो हूँ यूरोपियन नेशनल EU परमिट के ऊपर हूँ और हमारा बच्चा यहाँ बॉर्न हुआ है, उसको भी हमने मतलब वो सर्टिफिकेट तो वाइफ ने ले लिया है, वो जो EU सर्टिफिकेट होता है 2 वीक्स पर। और आपकी वाइफ यूरोपियन नेशनल है? जी जी हाँ जी। और बच्चा जो है वो बॉर्न यहाँ हुआ है और जो उसको यूरोपियन नेशनलिटी कराई, तो मतलब वो अप्लाई कर सकते, कब ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? या मैं कब, मुझे तो 5 ईयर का वो रेजिडेंट कार्ड है, आई गेस 5 जी। देखें, जब आपके वाइफ या आप लोगों को परमानेंट रेजिडेंस मिल जाता है तो फिर बच्चा अप्लाई कर सकता है नेशनलिटी के लिए। अच्छा, जब आप में से किसी एक को परमानेंट रेजिडेंस मिल जाता है तो चूंकि बच्चा यहाँ पे पैदा हुआ है तो फिर उसको आप रजिस्टर करा सकते हैं एज ब्रिटिश सिटीजन। उम्मीद करता हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। हुसैन साहब बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 जी। हेलो हेलो, मैं बात सर करता हूँ गिल साहब जी। आपकी कॉल थ्रू हो चुकी है। कौन सा बोल रहे हैं? मैं हुसैन हो रहा हूँ और मेरा क्वेश्चन ये है। जी, आपकी आवाज़ कट रही है, मुझे सही नहीं आ रही, आप बहरहाल बोलें अपना सवाल। मैं आपसे बात करता हूँ गिल साहब से और मैं बात जो करनी है मैंने। जी, आपकी कॉल इस वक्त लाइव है, इस वक्त लाइव टीवी पे है। मैं जाकिर खान बोल रहा हूँ, आपकी इस वक्त लाइव मुझसे बात हो रही है। आप बोलिए, क्या सवाल है आपका? मेरे बच्चे यहाँ इंग्लैंड में रहते हैं सभी, तो मेरा इंडिया में कोई लिंक नहीं है। जी। तो इसके मैंने इधर आता जाता हूँ 10 साल से टूरिस्ट वीजे पर। जी। और मैंने 2013 में अप्लाई किया था परमानेंट यहाँ आकर इंग्लैंड में, तो मेरा एक बार रिफ्यूज हो गया था वीजा। जी। तो उसके बाद फिर आगे गया तो फिर भी रिफ्यूज हो गया। और अब मुझे क्या करना चाहिए? 6 ईयर हो गए मुझे यहाँ रहते। देखें, बात यह है, आपके बच्चे यहाँ पे हैं लेकिन विजिट वीज़ा पे आप यहाँ से स्विच नहीं कर सकते। अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप इंडिया में अकेले नहीं रह सकते तो उसमें फिर ये है कि होम ऑफिस देखता है कि क्या आपकी ऐसी एक्सेप्शनल सिचुएशन है, क्या सर्कमस्टांसेस हैं, कोई मेडिकल कंडीशन है कि नहीं, आप अकेले क्यों नहीं रह सकते, अपने काम अगर आप खुद कर नहीं सकते, या क्या सिचुएशन है, उस हिसाब से फिर वीज़ा देते हैं। लेकिन काफ़ी मुश्किल है। अब आपने बताया कि आपकी 2 मरतबा रिफ्यूज़ हो चुके हैं, तो इसका मतलब ये कि आपकी एक इमिग्रेशन हिस्ट्री यहाँ पे है। चूँकि प्रोग्राम का वक्त भी अब ख़त्म होने को है तो मैं आपको वैसे मशवरा ये दूंगा कि आप किसी वकील के पास जाके और या अगर आपने मुझसे भी डिस्कस करना हो तो बेहतर अपने जो पुराने रिफ्यूज़ल्स हैं वो आप मेरे पास ले आइएगा या मुझे ईमेल कर दें, तो मैं फिर आपको सही तरीके से गाइड कर सकूँगा। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त आज का जो है वो ख़त्म हो गया। अगर आप मेरा ईमेल एड्रेस नोट करना चाहें
तो इस वक्त स्क्रीन पे ईमेल एड्रेस मेरा आ रहा है। इस ईमेल एड्रेस पे आप मुझसे किसी वक्त भी रब्ता कर सकते हैं। अगर आप नोट करना चाहें तो अभी स्क्रीन पे आ रहा है। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले हफ्ते नेक्स्ट ट्यूसडे को आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।